नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12 का सेकंड लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियों का वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। उसके प्रमुख प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर आने के चांसेस हैं, उनके बारे में। उसमें हम सभी टाइप के जो भी प्रश्न होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सिंगल लाइन के हो, चाहे वो 30-39 शब्द के हो, या वो बड़ा प्रश्न हो, निबंधात्मक प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे देखेंगे। शुरू करते हैं जनजातियों के बारे में। जो अपना पहला प्रश्न है, घूमर व गैर जनजाति किस जनजाति के नृत्य हैं? घूमर व गैर किस जनजाति के नृत्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा भील जनजाति, क्योंकि इसके अंदर एस्किमो जनजाति है। वह कनाडा, साइबेरिया और अलास्का प्रांत में निवास करती है। वहाँ ऐसा कोई नृत्य नहीं है। घूमर और गैर आपको भी पता है कि राजस्थान का ही प्रमुख नृत्य है। संथाल जनजाति इसके अंदर जो है वो संथाल राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती। यहाँ जो जनजाति है वो भील जनजाति है, जो कि घूमर और गैर नृत्य करती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है सतपुड़ा मेकाल श्रेणियों के अंदर निवास करती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन स्टेट्स के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह के रूप में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? जैसा कि आपको पता है, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के अंदर पाया जाता है। और ये जनजाति जो है वो किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो निग्रिटो जो प्रजाति है उनकी आँखें मोटी होती है, होठ भी मोटे होते हैं और इनकी जो उनका जबड़ा जो होता है वो थोड़ा सा पिचका हुआ और ठोड़ी है वो बाहर निकली हुई होती है। ललाट बड़ा होता है इनका। बाल जो होते हैं इनके घुंघराले होते हैं। इस प्रकार की कुछ इसकी विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न है, गोल गधेड़ों प्रथा जो है वो किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गधेड़ों प्रथा किस जनजाति में? गोल गधेड़ों प्रथा क्या है? गोल गधेड़ों ये प्रथा है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी शूरवीरता के आधार पर, साहस के आधार पर क्या कर सकता है, अपनी मनपसंद की जो लड़की है उसके साथ विवाह कर सकता है। और इस प्रकार की जो प्रथा है वो भील जनजाति के अंदर पाई जाती है। तो ये जो गोल गधेड़ों प्रथा है वो भील समाज की एक प्रथा है और इसके अंदर जो है वो इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोदू व कुटकी किस जनजाति के खाद्यान्न हैं? तो कोदू और कुटकी जो है वो गोंड जनजाति के खाद्यान्न हैं। उनके स्थानीय इनके नाम इस प्रकार से दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोंडू सेन शासित साम्राज्य नहीं है। गोंडू सेन शासित साम्राज्य नहीं है, तो इसमें जो है वो है राजगढ़। इसमें ऑप्शन आ जाएगा राजगढ़। देवगढ़, मांडला और चांदा ये गोंडू के शासित राज्य हैं। यहाँ पे गोंड जो जनजाति है उनका साम्राज्य रहा है, जबकि राजगढ़ के अंदर नहीं रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है, दीपा पेंडा कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो ये जनजाति, ये कृषि जो है ये आदिम कृषि है और स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है और इसको जो है वो जनजाति करती है गोंड जनजाति। दीपा और पेंडा कृषि करती है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो एस्किमो जनजाति जो है वो मंगोल प्रजाति समूह से संबंधित है। मंगोल, ये जो मंगोल शब्द है ये मंगोलिया जो देश है उससे संबंधित है। मंगोलिया, मंगोल जो वहाँ की जनजाति है, प्रजाति जिसको हम कहेंगे, तो ये एस्किमो जो जनजाति है वो इसी प्रजाति की। और इस प्रजाति समूह की विशेषता ये है कि इनकी जो आँखें होती है वो काफ़ी छोटी होती है आँखें, और तिरछी आँखें होती है इनकी, और इनकी नाक भी छोटी होती है और उसके अलावा इनके बाल स्ट्रेट यानी सीधे होते हैं। इस जनजाति की ये प्रमुख, इस प्रजाति की विशेषता ये पाई जाती है इनके अंदर। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न,
9वें प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि किस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी व ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। तो जाड़े की ऋतु सबसे लंबी जो है वो आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश जो है वो यहाँ पे लगभग जो है वो 66 से ही 1/2 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के अंदर ये टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। लेकिन आर्कटिक जो प्रदेश है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ही पाया जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर आर्कटिक प्रदेश पाया जाता है। तो आर्कटिक प्रदेश जिसके अंदर एस्किमो जनजाति निवास करती है टुंड्रा प्रदेश के अंदर, जैसे कि अलास्का है, उसके अलावा साइबेरिया है, उसके अलावा जो आपका ये जो ग्रीनलैंड वाला प्रदेश है, ये सभी प्रांत जो हैं वो आर्कटिक प्रदेश में और टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि माओपोक का क्या अर्थ है। माओपोक शब्द जो है उसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये एक शिकार करने की विधि है माओपोक, और इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना। इसमें शिकार करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने इच्छित जो शिकार करने के लिए जो भी जीव होता है उसकी वो प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा करके वो उसके ऊपर वार करता है। तो यहाँ पे माओपोक जो है उसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रदेशों के अंदर निवास करने वाली कौन सी जनजाति है। तो अभी हमने बात करी थी एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में आर्कटिक प्रदेशों में निवास करती है। 66 से 1/2 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो कनाडा, एस्किमो, जो अलास्का और जो भी आपका साइबेरिया वाला प्रांत है वहाँ पे वो निवास करती है। अगला प्रश्न जो आपका 12वां प्रश्न है, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के अंदर भील जनजाति निवास करती है। राजस्थान के अंदर भी जो भी मांडलगढ़ का क्षेत्र, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर का क्षेत्र है, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भील जनजाति जो है वो निवास राजस्थान में भी करती है, मध्य प्रदेश में भी करती है। अगला प्रश्न जो आपका है वो है कयाक क्या है। तो कयाक जो है वो एस्किमो जनजाति जो है उनकी नाव है जिसका नाम है कयाक, यानी वो इसको कयाक कहते हैं। इस नाव का नाम है कयाक, ठीक है। तो एस्किमो जो कयाक है वो एस्किमो लोगों की नाव होती है जो कि सील मछली की चमड़ी से बनी हुई होती है। एस्किमो का अर्थ क्या होता है, हम बार बार करें कि एस्किमो जनजाति, तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला आदमी, क्योंकि उनके लगभग जो है वहाँ पे पकाने की जैसे व्यवस्था नहीं है। तो ठंडा प्रदेश है तो वो उस मांस को जो है वो कच्चा ही खा लेते हैं। तो कच्चा मांस खाने वाला आदमी होता है एस्किमो। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के रूप में कौन सी जनजाति प्रयोग करती है। बुशमैन जनजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। वहाँ पे शुतुरमुर्ग जो जीव है उसके जो अंडे होते हैं जो कि काफ़ी मात्रा में साइज़ के अंदर बड़े होते हैं, तो उन अंडों का जो खोल है, उनका जो आवरण है, उनका बर्तनों के रूप में उनके अंदर कोई भी चीज़ डालने के लिए या फिर उनको एज ए जो ऑर्नामेंट है, आभूषण के रूप में उसका प्रयोग वो करते हैं। अगला प्रश्न है हार्पून क्या है। तो हार्पून क्या है, हार्पून है भाला, ठीक है, भाला नुमा हथियार है। और इस हार्पून भाले का प्रयोग कौन करता है, एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। तो ये भाला नुमा हथियार है हार्पून, और इसका प्रयोग एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि बेचवानालैंड किसका निवास स्थान है। बेचवानालैंड ये है बुशमैन जनजाति का। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि बेचवानालैंड जो है वो अफ्रीका के अंदर जो कालाहारी मरुस्थल है उसी का एक स्थान है बेचवानालैंड। और इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर 18 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके अंदर यहाँ पे बुशमैन जनजाति जो है वो वहाँ पे निवास करती है। अगला प्रश्न है भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो भील शब्द है वो बीलू से बना है। भील शब्द किससे बना है, बीलू से बना है। 19वां प्रश्न है कोयटूर या कोल किस जनजाति का नाम है। तो वो कोयटूर और कोल जनजाति जो है वो गौंड जनजाति का ही उपनाम है। कोयटूर या इनको कोल जनजाति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। तो दास्ता की प्रथा जो है वो कबाड़ी प्रथा है, वो गौंड जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है ये छोटे वाले प्रश्न हैं जिनको एक एक पंक्ति में लगभग आप मान के चलिए कि 20-20 शब्द के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पे इग्लू किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि इग्लू किसे कहते हैं। तो इग्लू क्या है, इग्लू होता है बर्फ़ का बना हुआ घर होता है जो कि एस्किमो जनजाति बनाती है।
अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति की शीतकालीन आखेट की कौन सी 2 विधियां हैं? शीतकाल के अंदर आखेट यानी ग्रीष्मकाल में शीतकाल में जो भी विधियां होती है, एस्किमो जनजाति जिस विधियों से शिकार करती है, उन विधियों के अंदर जो पहली विधि जो है वो माओपोक विधि है, जिसके अंदर होता है प्रतीक्षा करना। यानी माओपोक का अर्थ भी हमने देखा था पीछे कि उसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, और ये शीतकाल की विधि है। उसके बाद में दूसरी विधि जिसका नाम है इतुरपाक विधि, यानी दूसरी विधि का नाम है इतुरपाक, पहली विधि का नाम है माओपाक। 2 विधि होंगी, इतुरपाक और माओपाक। इतुरपाक विधि के अंदर 2 चित्र बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक चित्र के माध्यम से जो भी शिकार जिसका करना है उसको लालच दिया जाता है एक चित्र के अंदर, यानी कोई वस्तु जो खाने की लटकाई जाती है, और दूसरे चित्र से उसके ऊपर वार किया जाता है। तो दो विधियाँ हैं शीतकालीन आखेट की, एक तो माओपोक है और एक इतुरपोक विधि है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उमियाक क्या है? उमियाक क्या है? यह बड़ी नाव है जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम आती है। यानी हमने एक नाव का पहले पढ़ा था जिसका नाम था कयाक। ठीक है, ये कयाक भी एक नाव थी, और इस दूसरी नाव का नाम है उमियाक। यानी एक तो हो गई कयाक और एक हो गई उमियाक। यानी ये किनकी नाव है? ये नाव है एस्किमो लोगों की नाव। 2 नाव होगी, एक तो कयाक एक उमियाक जो है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है नाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतोक क्या है? उतोक जो है वो क्या चीज़ है? एस्किमो लोग बसंतकालीन आखेट, यानी जब ग्रीष्मकाल वहाँ पे हल्की ग्रीष्मकाल आती है, क्योंकि वैसे भी ग्रीष्मकाल अब काफ़ी कम समय के लिए आती है, तो हल्की जो ग्रीष्मकाल आती है उस समय वो शिकारी कुत्तों की सहायता से सील का शिकार करते हैं। उस पद्धति को उतोक कहा जाता है। उस पद्धति को क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 25वां, तिमियाक किसे कहते हैं? तिमियाक जो एस्किमो जो उनके परिधान हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं, उनमें एक जर्सी नुमा आंतरिक वस्त्र होता है, उसको तिमियाक कहा जाता है। यानी अंदर पहनने का होता है आंतरिक वस्त्र, उसको तिमियाक कहा जाता है। एस्किमो के जीवन के अंदर सील मछली के कोई 2 उपयोग लिखे हैं। तो सील मछली जो है, एक तो वो खाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो काम है वो सील मछली की जो चर्बी होती है उसको जला करके इग्लू के अंदर, वो जो इग्लू उनका जो घर होता है बर्फ़ का, उसके अंदर वो रोशनी भी करते हैं। उसके अलावा सील की मछली का जो है, सील की जो खाल होती है, उस खाल का प्रयोग वो अपने जो भी नाव बनाने के लिए भी कर लेते हैं, या अपने कुछ अन्य काम की चीज़ें जो है वो कपड़े वस्त्र बनाने के लिए भी वो कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, एस्किमो जनजाति की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में रहती है, तो वहाँ आर्थिक जो क्रियाओं के अंदर हम देखें तो उनकी आजीविका का जो प्रमुख चीज़ जो है वो है आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण करना। यानी कि हम मान के चले, हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि इनकी जो प्राथमिक क्रियाकलाप ये लोग करते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के ऊपर ये निर्भर हैं। तो एस्किमो जनजाति प्राथमिक क्रियाकलापों के ऊपर निर्भर है। उसके बाद में अगला प्रश्न 28वां प्रश्न आपका है, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो एस्किमो जनजाति जो है वो अलास्का से लेकर के बेरिंग जल डमरू मध्य तक निवास करती है। तो यहाँ पे अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरू होकर के, यानी अलास्का प्रांत, फिर उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद में हम जैसे आगे बढ़ते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद में हम जैसे आगे बढ़ेंगे साइबेरिया, और साइबेरिया ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इस प्रकार ये जो इनका जो क्षेत्र है ये बिल्कुल पूरा टुंड्रा प्रदेश के अंदर यहाँ पे है, और ये इसको हम मानचित्र के माध्यम से बाद में समझ लेंगे। तो अलास्का से लेकर के बेरिंग जल डमरू मध्य तक एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्यामा क्या है? त्यामा किसे कहते हैं? त्यामा क्या है? शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है जिसे बुशमैन जलपूर्ति के लिए काम लेते हैं, जिसे त्यामा कहा जाता है। तो ये जो बुशमैन जनजाति जिस मरुस्थल में रहती है वहाँ पे एक प्रकार का तरबूज होता है, और जो उनके पानी की पूर्ति का काम करता है। बुशमैन जनजाति जहाँ निवास करती है वहाँ पे एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर ही है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर ही उद्यान है ये, और इस उद्यान का नाम है एटोसा, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कालाहारी मरुस्थल के अंदर है।
और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, तो प्रसिद्ध एटोस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल में, और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना प्रश्न है, बीलू से क्या तात्पर्य है? बीलू से क्या तात्पर्य है? तो बीलू जो है वो, बीलू शब्द जो भील जनजाति है वो बीलू शब्द से बना है। बीलू शब्द है वो, ध्यान देने वाली बात है, द्राविडियन भाषा का शब्द है, और जिस बीलू शब्द का अर्थ होता है तीरंदाज। ठीक है, और इसी बीलू शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि भील जो होते हैं वो शिकार करने में पारंगत होते हैं, तीर चलाने में पारंगत होते हैं। अगला प्रश्न है, भीलों की उत्पत्ति किस देव के पुत्र से मानी जाती है? तो भीलों की उत्पत्ति महादेव जो शंकर हैं उनके पुत्र निषाद से मानी जाती है। महादेव के पुत्र निषाद से भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। भीलों का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो भील जो हैं वो दुर्गम और निर्जन पहाड़ियों में निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, और इसीलिए हम देखें तो राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियों के अंदर, उसके अलावा मध्य प्रदेश में देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंदर ये निवास करते हैं। तो भीलों का निवास क्षेत्र कौन सा हो गया? पहाड़ी क्षेत्र हैं, निर्जन क्षेत्रों के अंदर वो निवास करते हैं। राजस्थान के अंदर वो अरावली पर्वतमाला, और मध्य प्रदेश के अंदर वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, दजिया क्या है? दजिया एक कृषि का प्रकार है जो कि भीलों के द्वारा की जाती है, और भील लोग जो हैं, जो मैदानी क्षेत्र होता है जहाँ पे कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है, तो उस मैदानी भाग के अंदर जो कृषि करते हैं उसका नाम है दजिया कृषि। ठीक है, एक कृषि है जिसका नाम है चिमाता। अगले प्रश्न के अंदर ही उस कृषि का नाम है चिमाता। दजिया और चिमाता दोनों ही कृषि है। ठीक है, एक जो होती है वो मैदानी भाग में की जाती है, और एक जो होती है वो पहाड़ी भाग में की जाती है। ठीक है, इतना ही फ़र्क है। दजिया मैदानी भाग में की जाती है, चिमाता पहाड़ी भाग में की जाती है। कॉमन चीज़ है, भीलों के द्वारा की जाती है, और दोनों ही कृषि का प्रकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्मक क्या है? कर्मक क्या चीज़ है? तो कर्मक जो है वो 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व वेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्मक जो है वो एस्किमो जनजाति के द्वारा उनकी हड्डियों से बनाया गया ढांचा होता है, जो कि बसंत काल के अंदर एस्किमो लोग जो हैं वो इस प्रकार का ढांचा निर्मित करते हैं, कर्मक। अब आगे प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार, उनकी शरीर जो है उनका किस प्रकार का होता है? तो निग्रिटो प्रजाति के, हमने पीछे पढ़ा था कि निग्रिटो प्रजाति के समान होते हैं, और इनकी हाइट है वो नाटे कद के होते हैं, कम होती है, और इनके जो नितंब जो इनके शरीर है उनके ऊपर चर्बी ज़्यादा चढ़ी हुई रहती है। अगला प्रश्न है, बुशमैन जो है जनजाति उसका निवास क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? तो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, उसके बाद में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वो शुरू होता है, और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में और बेचवानालैंड में स्थित है, जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, उस कालाहारी मरुस्थल के अंदर ये बेचवानालैंड स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीलों के जो कितने प्रकार के उनके बाण होते हैं? भीलों के जो बाण है वो अस्त्र है, अस्त्र शस्त्रों में से बाण एक है उनका, क्योंकि वो तीरंदाज होते हैं, तो तीरंदाज होते हैं तो इनके 2 प्रकार के बाण होते हैं। एक बाण का नाम हरियो है, दूसरे का नाम रोकदो है। ठीक है, हरियो और रोकदो। तो भील जनजाति के जो 2 बाण हैं, एक तो हरियो है और एक रोकदो है। अगला प्रश्न है, फटकिया क्या है? फटकिया जो है एक फंदा होता है जिससे भील जो है वो पक्षियों को पकड़ा करते हैं, तो फटकिया उसको कहा जाता है। भील जनजाति इसका प्रयोग करती है। बोलावा किसे कहते हैं? भीलों का जो मार्गदर्शक होता है, जो उनको किस तरफ किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, जो भी उनको सलाह प्रदान करने का काम करता है, उसको बोलावा कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका नाम है बेणेश्वर मेला। भीलों का प्रसिद्ध मेला है, यानी कि आदिवासियों का इसको कुंभिक भी कहा जाता है, और यह 3 नदियों के संगम पर, सोम, जाखम और माही 3 नदियों के संगम पर है, और ये त्रिवेणी इसको कहते हैं। और ये मेला, बेणेश्वर का मेला, भीलों का जो है वो आदिवासियों का, क्योंकि भील आदिवासी है, उनका आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये लगता कब है?
ये लगता है जनवरी और फरवरी माह के अंदर, जनवरी और फरवरी माह में लगता है। और कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, ये लगता है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है मित्रों, कहाँ लगता है, डूंगरपुर के अंदर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अपना है दीपाकृषि क्या है। दीपाकृषि जो है वो एक झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। झूमिंग कृषि का मतलब आप जानते हैं, स्थानांतरित कृषि ही झूमिंग कृषि है। उसके अन्य कई नाम हैं, स्थानीय नाम हैं उनके, जिसमें भूमि के ऊपर 2-3 वर्ष खेती करते हैं, उसको जला करके, जो भी वृक्ष होते हैं, वनस्पति होती है, उनको जला करके और उसकी राख के ऊपर खेती की जाती है, उनको साफ करके। और उसके बाद जब उनको 2-3 साल उसको प्रयोग कर लेते हैं, फिर उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे वो खेती कर ली जाती है। तो इस दीपाकृषि झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। अगली कृषि है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि जो है वो कहाँ की जाती है। पेंडा कृषि जो है वो गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है और मध्य प्रदेश के बस्तर के पठार में वहाँ पे की जाती है। यानी जो गोंड जनजाति है वो बस्तर के पठार में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो ज़िले हैं वहाँ पे निवास करती है। तो वहाँ उस क्षेत्र के अंदर पहाड़ी भाग जो ढाल क्षेत्र हैं उनमें ये कृषि की जाती है और ये सीढ़ीदार खेती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती जिसको समोच्च रेखीय खेती भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, समोच्च रेखीय खेती भी इसको कहा जाता है, सीढ़ीदार खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोंडों का मुख्य खाद्यान्न क्या है। यानी गोंड जनजाति है वो क्या खाती है, तो कोदू और कुटकी, ये हमने पहले भी देखा था, उनका स्थानीय अनाज उनका नाम है। अगला प्रश्न है गोंडों का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र जो है वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, मैकाल श्रेणी, सोन व देवगढ़ उच्च भूमि और बस्तर पठार में, बस्तर की पठार में रहते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक इनका निवास स्थान फैला हुआ है। गोंड जनजाति जो है वो किस बोली का प्रयोग करते हैं, गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं। और ये गोंडी बोली किस भाषा से संबंधित है, तो ये गोंडी बोली जो है वो द्रविडियन भाषा से संबंधित है। और द्रविडियन भाषा तमिल और कन्नड़ ये लैंग्वेज जो है वो उनसे रिलेटेड है। उसके अलावा अगला प्रश्न है फायरे फायरे क्या होता है, तो फायरे फायरे ये बिलों का रणघोष है। जब वो युद्ध के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं या फिर कोई किसी अन्य अपने जो दुश्मन के लिए जब वार करते हैं तो ये इस रणघोष का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर वो फायरे फायरे का प्रयोग बोल करके युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फायरे फायरे हो गया। गमेती क्या चीज़ है, बिलों के समस्त पाल के मुखिया को गमेती कहते हैं। पाल जो होते हैं वो इनके छोटे गाँव को पाल कहा जाता है और उन पाल का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। तो बिलों के जो भी समस्त पाल है उन समस्त पालों के मुखिया को गमेती कहा जाता है। गौण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो गौण शब्द की उत्पत्ति हमने देखा कि खोंडा शब्द से हुई है और खोंडा का मतलब होता है पहाड़ी। तो ये गोंड जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मैकाल श्रेणी हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे बस्तर का पठार हो, वहाँ पे निवास करती है। तो ये खोंडा, खोंडा से मतलब है पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, ये थोड़ा लघुत्रात्मक प्रश्न है। लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर बुश्मैन जनजाति की ही प्रश्न है। यहाँ पे बुश्मैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें एक तो है आपका आखेट, आखेट शिकार करती है। बुश्मैन मुख्य रूप से आखेटक है और आखेट के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और आर्थिक क्रियाकलाप में भोजन, तो भोजन बुश्मैन सर्वभक्षी होते हैं। बेरी शहद इनके भोजन के मुख्य अंग यानी कि सर्वभक्षी है, सब कुछ खा लेते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी चीज़ें भी खाते हैं, सब कुछ है। बुश्मैन के वस्त्र हैं, कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष त्रिकोण लंगोट, स्त्रियाँ चौगा यानी क्रोश पहना करती है। और निवास की बात करें तो बुश्मैन चट्टानी गुफाओं में रहते हैं और ये खुले में पेड़ों की टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोपड़ी बनाकर भी रहते हैं। ये बुश्मैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि बुश्मैन मूल रूप से क्या है। बुश्मैन मूल रूप से क्या है और ये शिकार कैसे करते हैं, या हम इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बुश्मैन जनजाति जो है वो बड़े पशुओं का शिकार कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि
बुशमैन तो क्या है, आखेटक हैं। तो आखेटक हैं तो वो आखेट करेंगे, शिकार करेंगे, ठीक है, पहली बात। तो फिर अब शिकार करते कैसे हैं, तो शिकार के लिए वो तीर कमान और भालों का प्रयोग करते हैं। बड़े शिकार को फंसाने के लिए वो कई तरीके हैं उनके पास में, जिसमें से पहला तरीका है कि वो शिकार को कीचड़ में फंसा करके फिर उसके बाद में या फिर उनको फंदों में फंसा करके उनको मारते हैं, या फिर गड्ढे खोद देते हैं और गड्ढों को ऊपर पत्तों से ढक देते हैं और उसके बाद में उनको गिरा देते हैं, वहाँ पे उनसे भगा करके उनको गिरा देते हैं। या फिर जो जल होता है उसके अंदर कुछ विषाक्त पदार्थ मिला करके उनका शिकार को कर लेते हैं। तो बुशमैन जनजाति के ये शिकार करने के तरीके हैं, वो बड़े पशुओं का शिकार इस प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति के अंदर दापा प्रथा क्या होती है। दापा एक प्रथा है जो विवाह के दौरान वर पक्ष को देनी पड़ती है। इसमें विवाह के समय कन्या का मूल्य दिया जाता है, यानी यहाँ पे जब कोई लड़का जो है वो किसी लड़की से शादी करेगा, यानी कन्या से शादी करेगा, तो लड़के वालों को लड़के के पिता को लड़की के पिता को क्या देना पड़ता है, कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, और इसे ही दापा कहते हैं। और इस दापा चुकाने के बाद ही विवाह संपन्न होता है, यानी कि लड़की के पिता को लड़के के पिता के द्वारा मूल्य चुकाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखने की बात है कि कौन चुका रहा है पैसे। अगला जो प्रश्न है, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र, उनके आर्थिक क्रियाकलाप और उनकी समाज और संस्कृति का वर्णन कीजिए। थोड़ा बड़ा प्रश्न है और इस बड़े प्रश्न के अंदर हम देख रहे हैं कि एस्किमो जनजाति, हम थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं कि एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला होता है। बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में ये होते हैं। जनजाति विश्व की एक प्राचीन जनजाति है। यह जनजाति आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यहाँ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। और ये जनजाति जो है वो मंगोल प्रजाति के, ध्यान देने वाली बात है, मंगोलिया जो देश है उसके नाम पे इस प्रजाति का नाम मंगोल पड़ा है, और ये मंगोल प्रजाति के उससे संबंध रखती है। अब हम बात करें इनके शारीरिक बनावट की, तो शारीरिक बनावट एस्किमो जनजाति के लोगों का चेहरा सपाट होता है, चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है, बाल बद्दे व काले होते हैं, कद मझला होता है, नाक चपटी, आँखें गहरी कथई और तिरछी होती, छोटी होती है आँखें, इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा, दांत सफ़ेद मजबूत होते हैं। निवास क्षेत्र की हमने बात करी कि ये आर्कटिक और टुंड्रा क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं। उसके अलावा हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि अलास्का से लेकर के बेरिंग जल डमरू मध्य तक इनके निवास स्थान का विस्तार है। और निवास स्थान के क्षेत्रों की बात करें तो इसमें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया जो कि रूस के अंदर है, ये इनके निवास स्थान में शामिल है। अगला है इनका जो ये जहाँ रहते हैं वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है। तो प्राकृतिक वातावरण है, निम्न तापमान रहता है, क्योंकि 66 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी काफ़ी तिरछी प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। शीतकाल की अवधि ज़्यादा लंबी होती है, ग्रीष्मकाल जो है वो कम अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पे तापमान काफ़ी कम है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, रोशनी कम रहती है, कठोर जलवायु है। और यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो 10 लाख एस्किमो की संख्या है, और ये लगभग विगत 10,000 वर्षों से वही रह रहे हैं। पेड़ों के अभाव में यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ भी चलती है, वर्षा होती है वो हिम के रूप में, हिमपात के रूप में ही होती है। अगला जो आपका यहाँ पे पॉइंट है कि प्राकृतिक वनस्पति और यहाँ पे जीव किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जंतु इस क्षेत्र में कठोर जलवायु के कारण यहाँ पे वनस्पति तो यहाँ पे उसका लगभग अभाव रहता है। जो छोटी सी ग्रीष्म ऋतु आती है उस छोटी सी ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है यहाँ पे शैवाल या काई या लाइकेन या रंग बिरंगे फूल यहाँ पे वनस्पति कुछ समय के लिए यहाँ पे उग जाती है। और जीवों की बात करें तो यहाँ पे जीव जो है वो ध्रुवीय भालू है, लेमिंग है, खरगोश है, कस्तूरी मर्ग है, कैरीबाऊ है, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते, ये सब यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। और इन्हीं जंतुओं का शिकार करके जो है वो बुशमैन अपना जीवन यापन है वो करते हैं। उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो एस्किमो लोगों का आखेट करना है, शिकार करना एस्किमो के जीवन यापन का या उनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि माओपोक और इतुरपाक 2 विधियाँ हैं, उनके माध्यम से ये सील मछली का शिकार करते हैं। बसंत काल के अंदर ये कुत्तों की सहायता लेते हैं और उनके माध्यम से ये शिकार करते हैं। भोजन इन्हीं जो, क्योंकि वैसे भी एस्किमो का नाम जो है वो एस्किमो नाम ही कच्चा मांस खाने वाला होता है, तो भोजन के अंदर कच्चा मांस लेते हैं। और भोजन का स्रोत है इनके सील, हैल और सी लॉइन मछलियाँ।
मछलियों के अलावा ये जो भी स्थलीय जीव जंतु होते हैं उनका भी शिकार करके भोजन करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र है ये उन्हीं जीवों के खालों से बने हुए वस्त्र पहन लेते हैं, जो कि काफ़ी गर्म भी रहते हैं, हल्के होते हैं। यहाँ पे ध्रुवीय बालों जो बालू भी पाया जाता है, उसके बालों से काफ़ी सॉफ्ट वस्त्र बनाते हैं, उनका प्रयोग भी ये करते हैं। और इनके वस्त्र टिमियाक और अनोहाक है, जो कि उन्हीं जो ये जीव हैं, जो मछलियां हैं, उनकी खाल से बने हुए होते हैं, आंतरिक वस्त्र होता है। उसके अलावा ये जूते भी पहनते हैं, जिनको कार्मिक या मुकुलुक्स कहा जाता है। तो शील की खाल से ही वो जूते बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो ये जो पारिस्थितिकी है उससे इनका बिल्कुल अनुकूलन है, यानी प्रकृति के साथ में बिल्कुल अनुकूलन स्थापित कर रखा है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इनके निवास ग्रह की, कि इनका निवास ग्रह जो है वो कहाँ है, तो कैसा है। इनके मकान बर्फ़, पत्थर और हड्डियों और बालों से बने हुए होते हैं। यानी कि ये वहाँ जो चीज़ें पाई जाती है, जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ से मकान, इग्लू उनको कहलाते हैं। अस्थायी तंबू बनाते हैं कई बार ये ग्रीष्मकाल के अंदर, तो उन अस्थायी तंबू का जो निर्माण है वो उन्हीं खाल से और उन्हीं हड्डियों के माध्यम से ये करते हैं। यंत्र और उपकरण की बात करें, शिकार करने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो छोटी नाव, बड़ी नाव को उमियाक कहते हैं, और इनका शिकार करने का भाला है वो हारपून कहा जाता है। बिना पहियों की गाड़ी है जिनको कि जो है वो कैरीबो खींचते हैं, तो यहाँ पे स्लेज उस गाड़ी का नाम है। अब हम बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति की। इनका समाज किस प्रकार का है, समाज में क्या क्या ये क्या करते हैं। तो इनके छोटे छोटे समूह के अंदर लोग रहते हैं। जीवन इनका घुमक्कड़ जीवन है, शिकार के लिए घूमते रहते हैं। आदिम ढंग का इनका जीवन यापन करने का तरीका है। पितृवंशीय परिवार है, पिता जो है वो इनमें उनका मुखिया होता है, और इनमें बहुपत्नी की प्रथा भी प्रचलित है। जादू टोनों में विश्वास करते हैं। वातावरण समायोजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस दुर्गम और इस कठोर जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने अपने आप को वातावरण के साथ में समायोजित कर रखा है, और इनकी आप दक्षता को आसानी से देख सकते हैं। जिसका हमने पहले भी चर्चा करी है। अब धीरे धीरे जो है वो इन जनजातियों का संपर्क जो है वो आधुनिक संस्कृति से हो रहा है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने की वजह से, यानी वर्तमान में जो यूरोप और अमेरिका के लोगों से इनका संपर्क हो रहा है, तो अब ये अस्त्रों का प्रयोग, बंदूकों का प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे शिकार के लिए कयाक का प्रयोग करते थे, तो अब ये मोटर चालित नाव का, स्लेज के स्थान पर अब स्नो स्कूटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन जो है वो अब इनमें आने लग गया है। ये प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न जो है वो पढ़ते हैं भील जनजाति के बारे में, कि भील जनजाति जो है वो उसका निवास क्षेत्र, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक रीति रिवाज कौन कौन से हैं। भारत के अंदर भील जनजाति सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है। तीसरा, थर्ड नंबर है। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, तो भील जनजाति का निवास क्षेत्र दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर है। और यदि हम बात करें कि कहाँ कौन सी दुर्गम पहाड़ियों के अंदर है, तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी में निवास करते हैं। भारत में भील लगभग 4 राज्य हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये निवास करते हैं। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के बांसवाड़ा, राजस्थान में देख लीजिए कहाँ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश के अंदर धार, झाबुआ व रतलाम। गुजरात के अंदर पंचमहल व बड़ोदरा। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले जिलों के अंदर ये पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। निवास क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, और मानचित्र के अंदर भी इनका जो लोकेशन है कि वो कहाँ पे ये स्थान है उनका आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका आर्थिक क्रियाकलाप। आखेट ये करते हैं, तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का काम करते हैं। और वर्तमान में लगभग 80% भील जो है वो जूमिंग कृषि करते हैं। अब धीरे धीरे जूमिंग कृषि का जो ये ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आजकल नहीं करते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है वनों के ऊपर, तो इसलिए ये जूमिंग कृषि अब थोड़ा कम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की बात करें। इनका भोजन मक्का है। उत्सवों के अंदर प्रीति भोज जो भी होता है उसमें चावल व लापसी बनती है, राबड़ी बनाते हैं। वो राबड़ी भी मक्के की ही बनती है। ये मांसाहारी भी होते हैं, और महुआ जो वृक्ष है उसके फलों से ये मदिरा का निर्माण करते हैं। मदिरा का भी सेवन ये लोग करते हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो समाज और संस्कृति के अंदर भीलों का भी जो परिवार है, समाज है, वो पितृसत्तात्मक होता है।
और इनके अलग अलग गांव बने हुए होते हैं, अलग अलग कुलों के अलग अलग गांव होते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना एक गण चिन्ह होता है, इनका एक गण चिन्ह फिक्स होता है। भीलों के जितने भी पाल, जो इनके छोटे छोटे गाँव होते हैं पाल, उनका जो भी मुखिया है उनको गमेती कहा जाता है। और गमेती के अलावा इनका एक मार्गदर्शक होता है जिसको बोलवा कहते हैं, बोलावा कहते हैं, बोलवा नहीं बोलावा कहा जाता है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है। इसमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। एक जो हमने पीछे देखी थी कि दापा की बात करी थी, ये इनके समाज के अंदर ऐसा होता है कि विवाह के समय कन्या का मूल्य जो है वो चुकाना पड़ता है लड़के के पिता को, दापा इसको कहा जाता है। ठीक है। एक प्रथा थी गोल गधेड़ों प्रथा। तो गोल गधेड़ों प्रथा, इसमें कोई भी युवक सूरवीरता वो साहस दिखाते हुए अपनी मनपसंद की जो लड़की है, युवती है, उससे शादी करने का अधिकार पा लेता है। यानी वो जो भी कोई सूरवीर वाला काम करेगा, साहस वाला काम करेगा, और वो शादी करने का अधिकार पा लेता है। प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति पूजक हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अंधविश्वासी होते हैं। होली दीपावली इनके महत्वपूर्ण पर्व होते हैं। और इनका जो कुंभ है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बेणेश्वर मेला, ठीक है। और ये भगवान शिव की आराधना करते हैं, और ये मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। ठीक है, माघ के महीने में लगता है। और ये बेणेश्वर मेला अब है, जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति के लोग आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ है, वैसे इनका भी आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ है। भील काफ़ी चतुर हो गए, अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं, युवा मजदूरी करते हैं, बाह्य संस्कृति का संपर्क कहने से इनके पहनावे में, इनकी बोलचाल में, इनके रहन सहन में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। कल इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा लेसन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तीसरा लेसन देखना। धन्यवाद।